हेलो आई वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बहुत बारीकी से देखना है क्योंकि रेजिस्टेंस ओरिएंटेड आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और पूरे इलेक्ट्रिकल में मैं कहूँ तो क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर का ही खेला है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। टर्मिनोलॉजी, अब मैं इसमें कई एनिमेशंस भी दिखाऊंगा, पिक्चर का भी इस्तेमाल करूंगा, जिससे चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाएगा। सबसे पहले व्हाट इज रेजिस्टेंस। अगर मैं कुछ ना कहूँ इस रेजिस्टेंस के बारे में, कुछ ना कहूँ तो एटलीस्ट आपको इतना पता होगा व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो आप दो शब्दों में कहते हो इट अपोज या विरोध करता है, इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। और धारा का विरोध करना मतलब चार्ज का विरोध करना है ना। चार्ज का क्या करना, विरोध करना। धारा का प्रवाह का विरोध करना मतलब चार्ज का ही विरोध करना हो गया। आप कह सकते हो कि यह जो है करंट के फ्लो का विरोध करता है, उसी को क्या बोलते हैं, जी कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं, कॉल्ड कहलाता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। एकदम पहले बेसिक से फिर एक एक चीज को सेपरेट करते हुए अलग चीजों पे चले जाएंगे। रेजिस्टेंस कहलाता है रेजिस्टेंस, ओके। अब इसमें मैं और भी चीज इंडिकेट करूंगा। इट्स सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल ही होता है जिग जैग, इस तरीके का। यही दिखाता है, ये अगर स्ट्रेट लाइन में होता तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स या करंट का फ्लो आसानी से हो जाता, लेकिन ये जिग जैग दिखाता है। कोई करंट यहाँ आया तो इस तरीके से उसको रास्ते में अवरोध हो रहा है, तभी तो जाने में दिक्कत हो रहा है। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स ही है तो उसको जाने में अवरोध उत्पन्न होगा ना, बहुत आसानी से नहीं जा पाएगा। इसी को हम हमेशा इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, यही रेजिस्टेंस है। सिंबल में हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम की जो इकाई है वो किस में होगी, सॉरी, रेजिस्टेंस की जो इकाई होगी वो किस में होगी, ओम में होगी, ओके। चलिए नाउ सर, ये चीज तो ठीक है, इतनी सारी बातें तो अपन जानते हैं बेसिक से। अब ओम के बारे में यानी रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, उनको देखना है, और फिर मैं एनिमेशंस वगैरह का इस्तेमाल करूंगा जिससे चीजें एकदम क्लियर होंगी। अब मैं यहां पे बात करूंगा, आइए, अगर रेजिस्टेंस है तो उनके बारे में आपको कुछ चीजें जानकारी होनी चाहिए। ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है कि नहीं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए, रेजिस्टेंस है तो जानकारी होनी चाहिए। चलिए जी, ये दूसरा, और हम और भी जानकारी अभी दे रहे हैं आपको। तीसरा, नहीं जी, ये रेजिस्टेंस जो है मेनली किस तरीके से आ रहे हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। एक वो रेजिस्टेंस, देखिए रेजिस्टेंस है जो क्या कर रहा हो, करंट के फ्लो का विरोध करता है या फ्लो ऑफ चार्ज का विरोध करता है, वही तो है रेजिस्टेंस, है ना। तो यहां पर रेजिस्टेंस जो है कहां कहां होगा, किसी परिपथ में कहां कहां दिखेगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, कोई कंडक्टर है, कोई क्या होगा, कंडक्टर, लेट्स मैं कोई एग्जांपल आपको दे रहा हूं, कोई कंडक्टर है तो वो भी, ये कोई कंडक्टर है, अगर कोई चालक है तो
ये भी क्या है जी, एक, ये मान लो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में भी अपना एक प्रतिरोध होगा जो आपको दिख तो नहीं रहा है यहाँ पर। मान लो ये कोई कंडक्टर है, किसका, कॉपर का है ना, कॉपर का है। तो ये कंडक्टर के अंदर यानी इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है जो आपको दिख रहा है, वो रेजिस्ट करता है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्ट करता है। जैसे कहूं कि कौन सा ऐसा कंडक्टर है जिसमें सबसे बढ़िया करंट फ्लो होगा, तो आप कहोगे क्या, सिल्वर, चांदी, सोना से भी ज्यादा फ्लो करता है करंट, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी क्या होता है, बहुत कम, उसमें प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम होता है ना। जैसे कॉपर में उससे ज्यादा होता है, लेकिन कॉपर का ही इस्तेमाल करते हैं चांदी की तुलना में, क्योंकि चांदी बहुत महंगा होता है, इसलिए हम हर जगह कंडक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते चांदी के रूप में, है ना, इकोनॉमिकल होता है हमारा कॉपर, तो हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉपर कंडक्टर से अगर करंट गुजरता है तो उस कंडक्टर में भी ऐसा नहीं है कि जिस तरह से करंट भेजो फटाफट जा रहा है, नहीं, कुछ न कुछ अवरोध होता है। लेकिन हाँ, लोहा के तुलना में कॉपर में बढ़िया करंट फ्लो होता है। तो इस कंडक्टर में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किस फॉर्मूला से निकाले जाते हैं, आपको इतना तो भी आइडिया होना चाहिए। तो ये होता है यहीं पे R इक्वल टू रो L बाय ए, यहीं पे फॉर्मूला लगता है R इक्वल टू रो L बटा ए। मतलब कि इस कंडक्टर का जो प्रतिरोध है, इस कंडक्टर का जो प्रतिरोध है वो रो L, लेंथ ऑफ कंडक्टर A है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए क्या है जी, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। और लेंथ क्या है जी, यहां से यहां का L, ओके। और रेजिस्टेंस क्या है, यहां से यहां का प्रतिरोध, इस टोटल कंडक्टर का प्रतिरोध। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से हम डील करेंगे। तो पहले मैं दिखा देता हूं कि आपको रेजिस्टेंस कहां कहां दिखता है, ओके, उनकी चर्चा होगी। सबसे पहले रेजिस्टेंस आपको कहां कहां दिखता है मैं वो बताने वाला हूं। तो पहले कंडक्टर में आपको दिखता है, अगर किसी कंडक्टर से फ्लो कराओगे तो सोच समझ के फ्लो कराना है, ऐसा नहीं कि लोहा में गुजार रहे हैं, है ना, और तांबा में गुजार रहे हैं आप, कैसे, और आप लोहे में, ठीक है, और भी जो बेस्ट कंडक्टर नहीं उससे गुजार रहे हैं, तो बढ़िया करंट का फ्लो नहीं होगा, पूरा रास्ता वोल्टेज ही ड्रॉप होगा, क्योंकि I इंटू आर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, कंडक्टर हीट जल्दी होगा, ओके। तो हम क्या करते हैं, कंडक्टर में जानने की कोशिश करते हैं, ये कंडक्टर के बारे में आप ध्यान रखना है, कंडक्टर के बारे में। दूसरा आप एक चीज, आप दूसरा, आप ये एक रेजिस्टेंस कौन सा जानते हो, वो है रेजिस्टेंस दैट इज कलर कोडिंग रेजिस्टेंस। क्या है जी, कलर कोडिंग रेजिस्टेंस। एक ये रेजिस्टेंस है कलर कोडिंग, है ना, कलर कोडिंग रेजिस्टेंस, ये हम डिजाइन करते हैं, हम बनाते हैं, इसको बोलते हैं कलर कोडिंग रेजिस्टेंस। ये तो है, ये है कलर कोडिंग रेजिस्टेंस, है कि नहीं। इसको सिंबल में तो ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन ये भी रेजिस्टेंस है। अब ये है कैसा रेजिस्टेंस, ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये क्या है जी, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स्ड। अगर मैं कहूं कि ये 6 ओम का है तो ये 6 ओम का फिक्स हो गया। अब अगर 8 ओम का बनाना है तो नया ही बनाना पड़ेगा, इसको खींच तीर के आप घटा बढ़ा नहीं सकते, क्लियर ना। ये मैन्युफैक्चर्ड होता है, ये मैन्युफैक्चर्ड होता है, बट ये कंडक्टर है, इसके रेजिस्टेंस को घटाया बढ़ाया जा सकता है। रेजिस्टिविटी तो ठीक है, लेकिन लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, ओके। तो ये दूसरा टाइप जो है जहां जो आपको रेजिस्टेंस दिखना चाहिए, ओके। तीसरा एक और रेजिस्टेंस होता है, वो किस टाइप का रेजिस्टेंस, अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर आइए, यहां पर क्या होते हैं ना, रियोस्टेट एक बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। या कई बार एग्जाम में आपको पूछेगा वेरिएबल रियोस्टेट का नाम बताइए, तो वो क्या होते हैं, इस तरीके से काफी टर्म्स होते हैं उसमें, है ना। और वहां पर रियोस्टेट का वैल्यू अगर पता करना है तो इस पर कुंजी दे दिया जाता है, ये लो, है ना, एक कंडक्टर ये और दूसरा ये,
ठीक है। अब यहां पर क्या है ये देखिएगा, इसको आगे पीछे करने से इस रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होते रहता है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। तो कितना रेजिस्टेंस चाहिए, अभी इतने टर्न पे है तो इतना प्रतिरोध, और ज्यादा इधर खींच देंगे तो ज्यादा प्रतिरोध, और इधर खींचेंगे तो ज्यादा प्रतिरोध, एकदम सटा देंगे तो जीरो प्रतिरोध। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं रियोस्टेट। इसको क्या बोलते हैं जी, रियोस्टेट। रियोस्टेट का दूसरा नाम है, इसी को बोलते हैं वेरिएबल प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं जी, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तीन तरीके की, ये भी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं हमारी तरफ से। हम कई बार वैल्यू को चूंकि बार बार बदलने के लिए हमेशा 10 रेजिस्टेंस रखने का बजाय एक रखते हैं, जब वैल्यू हमारे अपने को यूज करना पड़े तो करेंगे। खासकर लैबों में रियोस्टेट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ओके, लैब में आपने प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा, चाहे डिप्लोमा बीटेक में, तो आपको ऐसा ITI में भी आपको मिलेगा। सो कंडक्टर है एक में ये ऐसा जो किसी कंडक्टर के अंदर प्रतिरोध निकाले जा सकते हैं, दूसरा फिक्स्ड कलर कोटिंग वाला प्रतिरोध, और तीसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यहां आपको रेजिस्टेंस दिखेगा, और इस रेजिस्टेंस से बहुत कुछ स्टडी करने की है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसी रेजिस्टेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं, इसी रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है ना। तो आई होप सो ये चीजों को आपने देखा कि किस तरीके से वो करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ वीडियो का दिखाते हैं कि रेजिस्टेंस एक्चुअली करता क्या है, कैसे किसी इलेक्ट्रॉन्स का विरोध करता है। एरिया घट जाने में, यहाँ पे दिखाता हूँ, किसी कंडक्टर का लंबाई बढ़ जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, और एरिया बढ़ा दें, एरिया बढ़ा दूं, ये देखिए एरिया बढ़ाऊं तो भी प्रतिरोध क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो घट जाएगा। तो जो कंडक्टर जितना मोटा होगा उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इसीलिए एरिया जब बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो गया, ताकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अच्छा हो जाए। लेकिन जब एरिया घटाएंगे, संकीर्ण जितना पतला तार होगा उससे इलेक्ट्रॉन अच्छा से गुजर पाएगा नहीं, दिक्कत होगा गुजरने में, तो उसका मतलब उसका प्रतिरोध ज्यादा है। ओके, क्लियर। तो चलिए इन सब पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा सब पे, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एनिमेशंस के थ्रू चीजों को समझना होगा, और जिससे चीजें आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ओके, चलिए समझिएगा अच्छे से जी इसको बारीकी से, है ना। चलिएगा समझिएगा रेजिस्टेंस का क्या मामला चल रहा है यहाँ पे। देखिए रेजिस्टेंस इस तरीके से डिनोट होता है, रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस को अगर आप यहां पे देख पा रहे हो, तो जैसे वोल्टेज हमेशा किसको धकेलता है, करंट को। किसी सर्किट में वोल्टेज किसको धकेलता है, करंट को। लेकिन प्रतिरोध उसके बांधने की कोशिश करता है कि नहीं मत जाओ। तो हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट को कम से कम जाने देगा, लेकिन जब आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा अच्छे से जाएगा। तो देखो जी एक बंदा वोल्टेज किसी को धकेल रहा, जो कि एम्पियर नाम का कोई बंदा है, वोल्टेज एक बंदा है, वो किसी एम्पियर नाम के बंदे को धकेल रहा, जबकि ओम नाम का एक बंदा है जो इसको खींच रहा है, जो करंट का फ्लो का अपोज कर रहा है, यानी इस एम्पियर वाले बंदे का विरोध करता है। तो ये एक सिंबल बड़ा फेमस है, जो लगातार आप देखते हो कहीं पे मूव करता है, कहीं पे भी प्रेजेंट रहता है, हर जगह आपको देखने को मिलता है। अब समझिएगा बारीकी से, एक एक चीज की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही क्या है, चार्ज का फ्लो ही क्या है, करंट है। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ समझाता हूं पहले। एक नाली ट्यूब्स लिया गया, ट्यूब्स टाइप का, और इसमें बहुत सारे छर्रे, गुल्ली कभी खेला होगा अगर आपने, तो वहां पे आपने देखा होगा गुल्ली, तो ये एकदम भर दिया। इस तरीके से किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरीके से भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो मूव नहीं करता। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा उसको, तब तक वो मूव नहीं करता। तो सिमिलरली कोई कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जमावड़ा बहुत पड़ा हुआ है। अब कोई ना कोई पोटेंशियल मिलेगा तो ये धकेला जाएगा, तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया, तो कहेंगे करंट बह रहा है। ओके, अब इसमें समझिएगा लोचा, ये है। अब देखते हैं कि देखिए यहां पर समय क्या दर्शाएगा, कुछ चीज यहां पे दर्शाएगा आपको। आइए जी, कुछ चीजें आपको दर्शाएगा यहां पे। एक चीज मैं आपको बताता हूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना, क्योंकि यहां पे करता हूं तो कभी कोई ब्रेक हो जाता है। अब यहां पे ये समय दिखाएगा। अब आपको समय से क्या पता चलता है, देखिए मैं कहता हूं कि कभी 1 सेकंड में सब खत्म चला जाए, सब चार्ज बह जाए, और कभी 5 सेकंड में ही चार्ज बहे, तो इसका क्या मतलब है। तो आपको पता है, हमने बोला था 1 किलो कूलम्ब जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाए तो 1 एम्पियर कहता है। लेकिन 1 सेकंड में
ये धीरे धीरे कम ही बहे। मान लो इतना 1 कूलम्स है, सपोज दैट लेट्स एग्जांपल इतना 1 कूलम्स है। अगर 1 सेकंड में पूरा बह जाए तो 1 एम्पियर होगा करंट, लेकिन ये आधे सेकंड में पूरा बह जाए इसका मतलब 2 एम्पियर करंट होगा। और ये 4 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाए, इसका मतलब है करंट जो है 0.25 एम्पियर ही है ना, 1/4 है। 1 सेकंड में अगर मैं कहूं 1 कूलम, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है ये मैटर करता है, तो 1 कूलम मतलब 6.25 cos 10 to the power 10 to the power कितना हो जाएगा जी 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं और 1 सेकंड में बह जाए तो समझो 1 इलेक्ट्रॉन्स 1 एम्पियर करंट का फ्लो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे समझना है आपको। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे समझ देखिएगा, तो टाइमिंग का भी बड़ा रोल है। देखिएगा यहाँ पर क्या है आपको समझना है, अभी आपको आएगा, चीजों को समझना है जी। देखिए ये तो वोल्टेज का है कि पोटेंशियल धीरे धीरे क्या एक बैटरी से सप्लाई देंगे तो चीजें फ्लो होंगी। अब मान लो कि यहाँ पे देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है ना, तो कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड 6.5 सेकंड लगभग लग गए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने में। क्यों? क्योंकि ये पतला था, तो कंडक्टर जितना पतला होगा इलेक्ट्रॉन्स को बहने में उतना टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन्स को बहने में, तो मतलब उसका प्रतिरोध ज्यादा है। मतलब ये टाइट है तो प्रतिरोध ज्यादा है, फैला रहता आराम से इलेक्ट्रॉन्स बह जाता है, उसका प्रतिरोध कम होता है। ओके चलिए एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे ये है प्रतिरोध अगर ज्यादा तो करंट का कम फ्लो होगा। जब वही पेटी चौड़ा होता आराम से इलेक्ट्रॉन सब बह जाता है, सारे गुल्ली बह जाते हैं, इसका मतलब उसका करंट ज्यादा बह रहा है। तो ये रेजिस्टेंस आपका पेटी चौड़ा मतलब रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। चलिए अभी समझिएगा, ये तो ये चीजों को थोड़ा सा देखना है। ये तो फॉर्मूला R=ρL है, इस पे बहुत अच्छे से मैं डील कर दूंगा चीजों को। अब ये रेजिस्टिविटी का थोड़ा मामला समझ लीजिएगा, थोड़ा सा रेजिस्टिविटी का ये आप लोग नोट भी कर लेंगे। रूम टेम्परेचर या 20 डिग्री सेल्सियस को अगर हम माने तो मटेरियल जो है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी चर्चा आगे होगी। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से अलग चीज है, हर मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टेंस कोई एक फिक्स वैल्यू है। मान लो इतना बड़ा कॉपर का कंडक्टर है तो इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना होता है, मान लो 2 ओम में बोलता है, कितना होता है 2 ओम। लेकिन एक कॉपर, अब ये 2 ओम है इतने बड़े कॉपर का, लेकिन इतना बड़ा कॉपर लाऊं तो हो सकता है 4 ओम। सेम ले के आऊं एक और तो टोटल हो जाएगा, दोनों की लंबाई अगर सेम, मतलब इतना बड़ा कॉपर का टोटल प्रतिरोध है 2 ओम। पूरे फॉर्मूला से R=ρL/A फॉर्मूला लगा दिए तो उतना, और इतना इसका दूना कंडक्टर लेके आएंगे तो 4 ओम, और दुगुना हो जाएगा तो 8 ओम, इस तरीके से बढ़ेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी जो होती है किसी मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, वो कभी नहीं बदलता। चाहे लंबाई कितने बड़ा ढेंग जैसा ले आओ या छोटा ले आओ, रेजिस्टिविटी होता है, फिक्स होता है किसी मटेरियल। कॉपर की रेजिस्टिविटी हमेशा फिक्स, रेजिस्टेंस की एल्यूमिनियम की हमेशा फिक्स है ना, लेकिन ताप ना बदला जाए तो रेजिस्टिविटी हमेशा फिक्स रहता है। तो सबसे मटेरियल में एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी 2.82 cos 10⁻⁸। सब ध्यान के लिए कभी पूछा नहीं जाता, पर एक दिमाग में होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी क्या चीज है, कितना होता है। कभी दिमाग में ले तो ये तो दिमाग में ले इतना होता है, ये कभी पूछेगा नहीं। कॉपर की रेजिस्टिविटी इसके तुलना एल्यूमिनियम से कम होता है, 1.72 cos 10⁻⁸। बस बहुत कम रेजिस्टिविटी होता है, लेकिन कॉपर से कम, सॉरी एल्यूमिनियम से कम होता है, इसलिए कॉपर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। गोल्ड की रेजिस्टिविटी देखिए कॉपर से ज्यादा होता है, इसलिए गोल्ड मत मार देना कि सबसे शुद्ध होता है, आराम से करंट फ्लो का नहीं। नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी 150 cos 10⁻⁸, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम की तार, इसलिए क्या यूज करते हैं जी, हीटर के लिए है ना, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तो हीट अप करता है, ये हीट होता है। सिल्वर चांदी की रेजिस्टिविटी 1.59 cos 10⁻⁸, रेजिस्टिविटी सबसे कम सिल्वर का है। ओके, टंगस्टन का 5.60, इन सबसे ज्यादा ही है। तो नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा, इसका मतलब नाइक्रोम का रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ओके, अगर समान एक ही वैल्यू का कॉपर ले लूं, कॉपर का कंडक्टर एक ही वैल्यू का नाइक्रोम ले लूं, तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस जो है उतना गुना ज्यादा होगा, 150 गुना ज्यादा होगा। क्लियर ना, समान लेंथ का सब चीज ले लूं तो। चलिए अब मैं थोड़ा सा और समझते हैं, ये फॉर्मूला सब हो गया जी। आइए जी थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा मामला समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। रेजिस्टेंस के बारे में समझाता हूँ आज, पूरे वीडियो से एनिमेशन से चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर किसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, अब देखिए ये 2 लाल कलर का इस बार दे दिया है
क्या हुआ, इससे क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होता है। मतलब कि किसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका इंटरनल कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, जैसे कि दो रेड कलर का रख दिए तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आसानी से हो पाएगा, नहीं। इसका मतलब जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है वो विरोध करता है, तो वो उतना ही ट्यूब से अब उस सारे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देंगे। अगर कॉपर होता तो आसानी से चला जाता, लेकिन टंगस्टन रख दे तो उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जल्दी नहीं होने देगा, तो ज्यादा समय में क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो होगा। अब देखो यहाँ पे दिखा हुआ है टाइमिंग के साथ, अगर इसमें अगर इंटरनल को है तो कितने टाइम लग गए बताओ, 8 सेकंड लग गए, पूरे 10 सेकंड लग गए। अब पहले वाले में तो बहुत कम समय लगा था, पहले वाले में बहुत कम समय लगा था, मामला समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें होती है जो चीजों को एक्सप्लोर करता है, चीजों को बताता है। फिर देखिए, फिर मामला देखिएगा। अब देखिए, जहां आपने कंडक्टर की विड्थ को चौड़ा कर दिया, कहीं पर ऐसा कर दिया जहां पर आपने एरिया बढ़ा दिया, तो किसी कंडक्टर का अगर आप एरिया बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तब भी आसानी से हो जाता है। इसका मतलब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, सो करंट ज्यादा हो जाएगा वहां पे। तो एरिया भी बढ़ा के चेक कर लिया तो आराम से क्या गुल्ली सारे भाग रहे हैं। तो जो कंडक्टर मोटा होगा, इसीलिए जहां आपको ज्यादा करंट की कहीं जरूरत होती है तो मोटा तार का उपयोग करते हैं ताकि करंट का फ्लो हो। कभी पतले तार से बहुत ज्यादा करंट नहीं आप ले सकते। कभी मान लो आपने क्या किया, फ्रिज से या एसी में पतला तार से जोड़ के देखो, तार तुरंत गल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा खींचने की कोशिश करेगा करंट, लेकिन वो जा ही नहीं पाएगा, हीट होने के कारण कॉपर गल जाएगा। क्लियर? चलिए, अभी मैं अब एग्जांपल है, सब कुछ नहीं पढ़ाया, पर चीजों को समझा रहा हूं कि एक्चुअली रेजिस्टेंस है क्या, समझने की कोशिश करनी चाहिए कि रेजिस्टेंस किस तरीके से विरोध करता है। इंटरनल प्रॉपर्टी, किसी अभी कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी के थ्रू होता है। ये देखिए, फिर आपको दिखा दिया कि इंटरनल अगर किसी की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब वो करंट के बहने में विरोध करता है, कहने करंट के इलेक्ट्रॉन्स बहने में विरोध करता है, तो वही रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कहीं भी कोई कंडक्टर मोटा आ रहा है, बीच में पतला हो गया। कोई कंडक्टर मोटा आ रहा था, ये मोटा आ रहा था, बीच में कहीं पतला हो गया, तो वहां इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने में दिक्कत होगा। वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने में दिक्कत होगा क्योंकि इसका एरिया कम है। ये देखिए, ये एक अगर गोल सर्कल में होगा तो उसका एरिया कम तो हाई रेजिस्टेंस, तो यहाँ करंट कितना भी आ रहा था, लेकिन यहाँ उसका रेजिस्टेंस हाई होने के कारण क्या होगा, यहाँ हिट होता रहेगा। ओके, चलिए। सो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ तार से नहीं बढ़ रहा है, उधर से तो आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए धीरे धीरे जा रहा है, बट रहा है। अब बट गया आसानी से, क्योंकि यहाँ से इससे ज्यादा जाने ही नहीं देता, तो देखिए कितना टाइम लग गया। तो कंडक्टर का एरिया जितना कम हो जाएगा, करंट उतने अच्छे से नहीं जा पाएगा। क्लियर ना? तो ये सारी चीजें हैं, दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। आई होप सो सब चीजों को आपने समझा होगा। हम अभी बहुत चीज बताएंगे, इसमें तो कुछ हमने बताया ही नहीं, अभी तो आपको सीखना बाकी है जी इसमें, अभी तो इसमें आपने कुछ नहीं करा है ना। चलिए अभी अपन सीखेंगे, चलिए कहाँ है आइए अपन टर्मिनोलॉजी पे। तो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया उठ गया है कि रेजिस्टेंस यानी चाहे वो कंडक्टर की ही बात कर लें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है होता है वही हमारा करंट है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो कंडक्टर का वॉल्यूम एरिया कितना है उस पर निर्भर करता है, रेजिस्टिविटी कितना है उस पर निर्भर करता है, लंबाई कितना है उस पर निर्भर करता है। ओके ना, तो हम इन सारी चीजों पे चर्चा होगी। ओके, तो आपको एक बार में रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया। अब रेजिस्टेंस में बहुत सारा चीज देखना है। कलर कोडिंग से हालांकि क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे कलर कोडिंग क्या होता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे पूरे बारीकी से। ओके, और ये वेरिएबल रियोस्टेट है, जिसको रियोस्टेट कहते हैं। कई बार आपको एग्जाम में बोलेगा कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का नाम बताइए, दैट इज रियोस्टेट। नोट कर लेंगे सारा। ओके, अब हम कंडक्टर पे स्टडी करेंगे, कंडक्टर पे, इस पे बाद में करेंगे, पर कंडक्टर पे स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए। अगर मैं यहां पे बात करूं रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर, अब इस पे स्टडी होगी सारी चीज, हर एक चीजों की स्टडी इसी पे होगी। शायद पानी खत्म है, चलिए ले आएंगे। तो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में ना ध्यान रखना,
कंडक्टर में रेजिस्टेंस जो होता है उनकी स्टडी आपको अच्छे से करनी होगी। ये कंडक्टर है हमारा, मान लेता हूं कि चलो कॉपर का कंडक्टर है, Cu कंडक्टर, कॉपर का कंडक्टर। ओके, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कि नहीं, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, कंडक्टर का ये लेंथ चाहे कितना भी लेंथ का हो, मान लो 25 किलोमीटर का, तो ये उसका लेंथ हो गया। जितना लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। और हर कॉपर की अपनी रेजिस्टिविटी होती है रो, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसके बारे में चर्चा करेंगे, सबके बारे में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो R बराबर रो L बटा ए। अब R इंडिकेट बाय रेजिस्टेंस, R किससे डिनोट कर रहे हैं जी, रेजिस्टेंस। L लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए, अब इसमें भी बहुत बच्चा को कंफ्यूजन होता है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब, मान लो कंडक्टर अगर ऐसा ही होता, ऐसा ही, तो ये देखो कैसा है, ट्रायंगल बन गया ना, तो ट्रायंगुलर इसका एरिया है। अगर कोई कंडक्टर ऐसा हो, एक सेकेंड, कोई कंडक्टर ऐसा होता, गोल शेप में होता, गोल शेप में होता, तो कंडक्टर की ये एरिया हो गया, ये एरिया है, ये सब नहीं, ये सब नहीं, सरफेस नहीं, ये एरिया। इससे इलेक्ट्रॉन्स का जो एरिया जितना बड़ा मोटा होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। क्लियर ना। चलिए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं बोलूं क्रॉस सेक्शनल एरिया को और अच्छे से समझो। अगर कंडक्टर क्या होगा, इफ कंडक्टर इज सर्कुलर, इफ कंडक्टर इज सर्कुलर, कंडक्टर इज सर्कुलर, अगर कंडक्टर कैसा हो, सर्कुलर नेचर का हो, तो एरिया कैसा हो जाएगा जी, पाई आर स्क्वायर के टर्म में, ये वाला एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर के टर्म में। इफ कंडक्टर इज स्क्वायर शेप, स्क्वायर शेप का हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में एरिया क्या हो जाएगा जी, ये देखो ऐसा ऐसा शेप का अगर हो, ऐसे शेप का हो, तो अपन क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे इसका, ये जो भी है, ये अगर मैं बोलूं, ये बोलूं L, और ये भी फिर क्या हो जाएगा L, तो क्या हो जाएगा L का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा जी, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा L का स्क्वायर, L का स्क्वायर एरिया। लेकिन यहाँ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कंडक्टर कैसा है, ऐसा है। क्लियर, समझ रहे हो आप, ऐसा कंडक्टर के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, तो चूंकि एग्जाम में तो आपको सर्कुलर ही पूछता है, क्योंकि कंडक्टर हमेशा सर्कुलर रहता है। ओके, रो इज ए रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी एंड इंपॉर्टेंट, इसकी यूनिट भी अपने को देखना है। ये होता है, रेजिस्टिविटी होता है it is not depend upon dimension, यह डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता, मतलब लंबाई चौड़ाई बढ़ गया तो प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा, जबकि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगा। कॉपर की रेजिस्टिविटी पतला हो या मोटा हो, अब एक कॉपर का, मान लो इस कॉपर का कंडक्टर का प्रतिरोध कोई बोलता है 10 ओम है, ओके 10 ओम है, ठीक है। और एक पतला सा कॉपर ले आए, कॉपर कंडक्टर, ये भी है Cu कंडक्टर, ओके ये भी है Cu कंडक्टर, इसका एरिया है A1, छोटा हो गया एरिया, कम है, इससे पतला है, और ये लेंथ भी इसका है कम बेचारा, है ना।
और इसकी रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलेगा। कॉपर का रेजिस्टिविटी पतला हो मोटा हो निर्भर नहीं करता, रेजिस्टिविटी हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी, है ना। रेजिस्टिविटी जैसे अभी बताया ना, लिस्ट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये एक फिक्स डिग्री, खाली ताप ना बदले, क्योंकि ताप तो दुनिया के हर चीज को चेंज कर देता है। टेम्परेचर ना बदले तो कंडक्टर लंबाई चौड़ाई कितना भी ज्यादा कम हो, रेजिस्टिविटी कभी नहीं बदलता। सो इट इज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, ये आप लोग ध्यान रख के सोचना है, नोट करके लिखना है जरूर कि यह किसी डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता, जबकि रेजिस्टेंस डायमेंशन पर निर्भर करता है। क्लियर ना, मतलब समझिए फिर से कि कंडक्टर है, लंबाई चौड़ाई बढ़ता जाएगा तो प्रतिरोध उसका बढ़ता चलाएगा, अच्छा घटाएंगे तो घटता चला जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी फिक्स होता है। रेजिस्टिविटी ये डिपेंड करता है कि कॉपर की तुलना में हम लोहा में कितना बढ़िया से करंट को फ्लो करा पाते हैं, है कि नहीं, या फिर किसी की तुलना में कितना अच्छा करंट फ्लो करा पाते हैं, ये रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि रेजिस्टिविटी कम तो उसमें करंट अच्छा से फ्लो करेगा, और रेजिस्टिविटी ज्यादा तो उसमें करंट अच्छा से फ्लो नहीं कर पाएगा। ओके, चलिए, तो रेजिस्टिविटी देखिए सेम, यहां भी रेजिस्टिविटी मैंने रो लिया, यहां भी ले लिया। अब क्या इसका रेजिस्टेंस भी सेम हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसके एरिया चेंज हो गए, लेंथ चेंज होगा, तो अब इसका 10 ओम जो है ये नहीं होगा। अब ये 10 ओम इसका प्रतिरोध नहीं होगा, अब प्रतिरोध 10 ओम नहीं होगा। क्यों ऐसा हो रहा है सर? ये 10 ओम है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि अब इसके डायमेंशन चेंज हो गए, तो इसका मान कुछ प्रतिरोध का कुछ और हो सकता है। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपको समझना है इसके बारे में। नाउ यूनिट किसके क्या होते हैं? ओम का यूनिट क्या होगा, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? चलिए, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, हम अभी बहुत सारा चीज डिस्कस करना है इसमें, है ना, इसमें बहुत सारा चीज देखना है ना। अब इसमें तो सबका यूनिट आपको पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इंपॉर्टेंट है यहां पे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इंपॉर्टेंट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट इकाई क्या होगा? कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो आपको इसका ख्याल रहना चाहिए। ओके, सो आर बराबर फॉर्मूला क्या है? रो एल बटा ए, या रो बराबर क्या हो जाएगा जी? आर इंटू एरिया बटा एल। ओ, ये मीटर का एरिया क्या होगा? मीटर का स्क्वायर। लेंथ किस में होगा? मीटर में। जब दोनों को कैंसिल आउट करें तो क्या हो जाएगा जी? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होता है? ओम मीटर, ओम मीटर, ये ध्यान में रखना है जी, ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। रेजिस्टिविटी की यूनिट जो होती है वो ओम में होती है। नाउ अभी कुछ चीज और समझना है, अभी बहुत सारा चीज तो हम आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन है कि लंबाई इतना बढ़ जाए, चौड़ाई इतना, एरिया इतना बढ़ जाए तो बताइए प्रतिरोध क्या होगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है आईटीआई लेवल का, लेकिन बोला जाएगा कि तार को खींचकर इतना कर दिया तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, ये सब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, तो इसके भी कॉन्सेप्ट अच्छे बनते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे आगे। ओके, नाउ एक चीज यहाँ पे, एक चीज और पढ़ने वाला है, एक चीज और करने वाला है। आइए जी, यहां पे कंडक्टिविटी, एक टर्म है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसको आप सिग्मा से दिखाते हो, है ना, सिग्मा से। तो कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी जो होता है 1 रेजिस्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी क्या होता है जी? 1 रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसकी यूनिट जो होगी 1 ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। ओके, 1/ओम मीटर। और याद रखना यहाँ पे एक चीज, 1/ओम को बोला जाता है सीमेंस। 1/ओम को क्या बोला जाता है जी? सीमेंस।
1/ओम को बोलते हैं सीमेन, सीमेन, सैमन, है ना, सीमेन बोलते हैं, बहुत कुछ सैमन बोलते हैं, सीमेंस। ओके, सो 1/, इतना को ये बोला तो सिग्मा का यूनिट क्या हो जाएगा? सो यूनिट फॉर सिग्मा, सिग्मा का यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/, इसको सीमेन पर मीटर, सीमेन पर मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इसकी इकाई। है ना, इसकी इकाई पूछी जाती है एग्जाम में। ना एक और छोटा चीज रह गया, उसको भी देख ही लेते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, डक्टेंस, कंडक्टेंस इज द रिवर्सल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज द रिवर्सल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस को किससे? जी से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को जी से, तो जी बराबर 1/r होता है, जी बराबर 1/r होता है। अब मैं यहां पे बात करूं, जी बराबर 1/r का क्या हो गया? ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो सीमेन में होती है, सीमेंस। ओके, ये इसका क्या है जी? यूनिट है। ये इसका क्या है जी? यूनिट है। ये इसका क्या है जी? यूनिट। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? सीमेंस। कंडक्टेंस की यूनिट सीमेंस या ओम इनवर्स या फिर महो। देखिए कंडक्टेंस का यूनिट जो होता है का यूनिट क्या क्या होगा सर? सीमेन होगा या फिर और ओम इनवर्स होगा और उल्टा ओम होगा और महो होगा। ये सब ध्यान में रखना है जी, है ना, होगा कि नहीं? ओम को OHM को उल्टा MHO, है ना, तो महो होगा। ठीक है, आइए जी, आइए। तो इस तरीके से बेसिक थॉट्स आज आपने देखा रेजिस्टेंस के बारे में। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले सेगमेंट में। ओके, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।